शक्ति से चलने वाला पंप, किसानों को रात को जागना नहीं पड़ेगा, दिन में ही अपने खेती कर लेगा, पानी पहुंचा देगा, शाम को परिवार के साथ अपना समय बिता पाएगा और उसका खर्च भी कम हो जाएगा। इसके लिए भी सोलार पंप का बहुत बड़ा बजट हमारे किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं। साथियों, पिछले बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए से भी कम रखी गई थी, 79,000 करोड़। लेकिन कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में सप्लाई चेन में गड़बड़ होने के कारण बहुत बड़ा उछाल आया। अब जहां हम करीब 80,000 करोड़ का प्रावधान किया था, हमें 60,000 करोड़ और लगाने पड़े। करीब करीब 1,40,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर के लिए, जो पहले कभी नहीं करना पड़ा था। इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा है, लेकिन वो किसान पर बोझ न बने, इसलिए सरकार ने उसको झेला ताकि किसानों की लागत न बढ़े, उन पर अतिरिक्त बोझ न आए। और इस बार इस सब्सिडी को 79,000 से बढ़ा करके 1,05,000 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को फर्टिलाइजर के लिए संकट का सामना न करना पड़े। और आने वाले कुछ दिनों में हम एक नई योजना लेकर के आ रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर। किसानों की बहुत बड़ी मदद करने वाला एक बहुत बड़ा अहम, हमारे वैज्ञानिकों की मदद से हमने अनुसंधान किया है, जो इस बजट में भी इसका सीधा उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उस दिशा में हम काम करने वाले हैं। इसी प्रकार एमएसपी को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गई हैं, लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान की ही बात करें, धान की, जो सीधे सीधे छोटे किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और छोटे किसान की खेती जेब के लिए नहीं, जीवन के लिए होती है। सिर्फ धान को ही अगर बात करें तो इसी सीजन में किसानों को एमएसपी के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि 2,37,000 करोड़ रुपए का एमएसपी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 68,000 करोड़ रुपया सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा किसान के जेब में पहुंचने वाला है। और ये राशि भी पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है। इसका लाभ भी देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को होगा, और छोटे किसान के लिए तो ये रकम बहुत बड़ी होती है, उसको खेती में कुछ करने के लिए हिम्मत देती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे किसानों को बेहतर सड़कों का भी विशेष लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 36% बढ़ाया गया है। वहीं रेलवे भी छोटे किसानों की मदद के लिए विशेष प्रावधान करने वाली है। साथियों, नए संकल्प लेना, उन्हें पूरा करने और पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाना युवाओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। भाजपा युवा आकांक्षाओं और युवा सपनों को समझती है। ये इस बजट में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट को आगे बढ़ाया गया है। युवा इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर
जितने भी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं वो युवाओं को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैंने खेती में जिस ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहले चर्चा की वो भी एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देगा। डिफेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स हो या फिर डिजिटल करेंसी जैसे प्रावधानों से फिनटेक से जुड़े स्टार्टअप, ये युवाओं के लिए अनंत संभावनाएं बनाने वाले हैं। और स्टार्टअप की विशेषता है, स्टार्टअप जॉब क्रिएटर भी होते हैं। साथियों, युवाओं को शिक्षा और स्किल के बेहतर अवसर देने के लिए बीते सालों में टेक्नोलॉजी का दायरा निरंतर बढ़ाया गया है। इस बजट में इसको विस्तार देते हुए पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है। इससे गरीब के गरीब बच्चों को भी अपनी रोजी रोटी कमाते हुए भी अगर इस यूनिवर्सिटी से कोई छोटे मोटे कोर्सेज करने हैं तो वो आराम से कर लेगा और उसको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध होगा। सरकार ने इस बार के बजट में स्पोर्ट्स को भी बहुत तवज्जो दी है और काफी वृद्धि की है। और हम ये न भूलें कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अधिकतम हमारे किसान के बच्चे ही आते हैं। किसान के परिवार की ही वो आन बान शान बन रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान के बजट को भी बढ़ाया गया है। स्पोर्ट्स का बजट पिछले 7 सालों में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इसका भी लाभ हमारे युवा साथियों को होगा। साथियों, आपने पोस्ट ऑफिस से जुड़ी अहम घोषणा की बजट भाषण में सुनी होगी। अब पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा मिल पाएगी। अभी देश में 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें से अधिकतर गांवों में है। पोस्ट ऑफिस में जिनके सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट है, उनको भी अब अपनी किस्त जमा करने पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब वो सीधे अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे। इससे गांवों में रहने वाले किसानों, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं को विशेष रूप से बहुत सुविधा होगी। और हम जानते हैं, हमने एक पूरे देश का किसानों के लिए डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, ई-नाम। अब ई-नाम योजना के तहत जो किसान कारोबार करता है, उसको भी अपनी फसल बेचने के सारा कारोबार पोस्ट ऑफिस में ही बैंकिंग व्यवस्था होने के कारण बहुत आसानी से मेरा किसान अपना कारोबार कर लेगा। साथियों, आज सस्ता और तेज इंटरनेट भारत की पहचान बन चुका है। बहुत जल्द सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पूरी होगी। 5G सर्विस की लॉन्चिंग भारत में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक अलग ही आयाम देने वाली है। इससे सिर्फ इंटरनेट ही तेज नहीं होगा, डेटा स्पीड ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि रिमोट सर्जरी के लेकर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन तक, अगर ड्रोन से मुझे दूर सुदूर पहाड़ के कोई फल फूल अगर नजदीक में शहर लाना है तो ड्रोन से उठा करके आराम से ले आ पाऊंगा। यानी सारे स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये सारी टेक्नोलॉजी गांव को, गरीब को, किसान को भी बहुत बड़ा अवसर देने वाली है। 5G सर्विसेज
देश में रोजगार के नए सेक्टर्स का सृजन करेगी, युवाओं को आकर्षक अवसर प्रदान करेगी, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन करेगी। साथियों, आज देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक AVGC इस सेक्टर की भी तेजी से विकास हो रहा है। भारत मोबाइल गेमिंग को लेकर दुनिया के टॉप 5 मार्केट में से एक है। आकलन है कि आने वाले 2 सालों में यह सेक्टर 3 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ये गेमिंग हम बच्चों को रोक नहीं पाएंगे। परिवार में बच्चा मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा है, नहीं रोक पाएंगे। लेकिन क्या हमारे बच्चे विदेशों से खर्च करके आई हुई गेम से खेलेंगे कि हिंदुस्तान भी कुछ करेगा? और इसलिए हमारे देश की प्रतिभा को मौका मिले, इनोवेट करने का अवसर मिले। इस सेक्टर में क्रिएट इन इंडिया और ब्रांड इंडिया को सशक्त करने का भरपूर पोटेंशियल है। भारत को ग्लोबल गेम डेवलपर्स और गेमिंग सर्विस का हब बनाने के लिए इस बजट में एक टास्क फोर्स के गठन की बात की गई है। साथियों, आज के अखबारों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की भी काफी चर्चा है। इससे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा। ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी है, उसी की तरह डिजिटल स्वरूप लेकर के RBI द्वारा ही उसको पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसका विस्तार किया जाए। और ये ऐसी व्यवस्था होगी जिससे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज भी किया जा सकेगा। जैसे कोई आपको डिजिटल रुपये में पे करेगा तो आप उसको कैश में बदल पाएंगे। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, रिटेल पेमेंट ज्यादा सुरक्षित होगा, रिस्क फ्री होगा। इससे ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम के निर्माण में भी आसानी होगी। ये डिजिटल रुपया फिनटेक से जुड़े सेक्टर को अनेक अवसर देगा। इससे कैश को प्रिंट करने, हैंडल करने, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो बोझ पड़ता है वो भी कम होगा। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे पुराना, मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ है हमारे छोटे उद्यमी और व्यापारी, हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर। हमारी सरकार MSMEs को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना काल में हमने छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की थी। SBI के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस योजना से MSME सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां सुरक्षित हुई हैं और करीब 6 करोड़ लोगों की जीविका सुरक्षित हुई है। इसी तरह PLI स्कीम का उदाहरण भी हमारे सामने है। इसके परिणाम भी देश देख रहा है। भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी के क्षेत्र में भी PLI स्कीम के इसी तरह उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। जब देश में इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो MSME का एक नया इकोसिस्टम खड़ा होगा। MSMEs को कई क्षेत्रों में नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नए अवसर पैदा होंगे।
मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, सिर्फ रक्षा मंत्रालय का। देखिए, रक्षा मंत्रालय आज उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर विकसित कर रहा है। इस बजट में हमने 68%, 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट, जो कुछ भी खरीदी करनी है, घरेलू खरीद के लिए निर्धारित किया है। इस बजट में से यहीं से लेना पड़ेगा। हर साल हजारों करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण देश के भीतर से ही खरीदे जाएंगे। मैं वोकल फॉर लोकल जो बात करता हूं ना, वो यहां भी ले आए हैं हम। इससे हमारी हजारों एमएसएमई को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथियों, इस बार बजट में एक बात जो सबसे खास और सबसे अलग है, वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये कितना बड़ा कदम है और इसका असर कितना बड़ा होगा, इस बात का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि वर्ष 2013-14 में, हमारे आने से पहले 7 साल पहले, पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,87,000 करोड़ का था, 1,87,000। इस बजट में ये 7,50,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। यानी यूपीए सरकार की तुलना में 4 गुना ज्यादा। सरकार जब इतना बड़ा खर्च करेगी तो इस पैसे से क्या होगा? इससे देश में और ज्यादा निवेश आएगा और ज्यादा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। साथ साथ लोहा बेचने वाला, लोहा बाजार में काम करने वाला, सीमेंट बेचने वाला, सीमेंट बाजार में काम करने वाला, इस प्रकार के निर्माण कार्यों से जिनकी स्किल है उस नौजवान, यानी कितनी बड़ी इकोनॉमी की एक बड़ी एक दूसरे को इफेक्ट पॉजिटिव खड़ी होती है। और नौकरियों के लिए तो अनेक दरवाजे खुल जाते हैं। साथियों, इसके कारण देश के लिए पूंजी तैयार होगी, सामान्य मानवी का जीवन आसान भी होगा और बेहतर भी होगा। ये सब कैसे होगा, ये समझने के लिए आप अपनी सरकार के 7 साल के काम को समझिए। 2014 में देश में 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। ये 90,000 किलोमीटर हाईवे पिछले 70 साल में बने थे, जबकि हमने पिछले 7 सालों में ही 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत देश में हजारों किलोमीटर के नए हाईवे और बनाएंगे। इससे न केवल शहरों से लेकर गांवों और कस्बों तक बेहतर कनेक्टिविटी होगी, बल्कि इससे देश के हर कोने में इंडस्ट्री भी पहुंचेगी। इससे हर सेक्टर में लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे। और हम जानते हैं, एक जमाना था जहां नदी जाती थी, जहां पानी होता था, उसके नजदीक में गांव बसते थे। फिर समय बदलता गया और अब जहां हाईवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट है, वहां लोग बसते हैं। इस बदलते हुए युग को हमें समझना होगा और इससे ये जो रचना हो रही है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। आज अगर हमारे देश में कोई उत्पाद विदेश भेजनी है, मानो फल सब्जी हमारा किसान भेजना चाहता है, लेकिन अगर 6 दिन तक वो ट्रैवलिंग करता रहेगा तो कौन खरीदेगा? ये रोड रास्ते अच्छे बनेंगे तो किसान की पैदावार भी बहुत ही कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगी और उसके कारण उसको जो आर्थिक नुकसान होता है वो भी बच जाएगा। इतना ही नहीं, इन सब कारणों के
गति शक्ति के प्रोजेक्ट के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत बड़ी गति मिलने वाला है। इसी तरह देश में 4 जगह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी विकसित किए जाएंगे। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो, सोचिए आप। इससे उद्योगों और व्यापारों के लिए भी किसी भी चीज के लाने जाने में लगने में वाला समय कम होगा और भारत से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जब निर्यात बढ़ता है तो उत्पादन और आमदनी बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथियों, एक ऐसा बजट है जो देश में शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों को भी सीधे एड्रेस करता है। ये हमारे शहरी ही जहां नियो मिडिल क्लासेस और मिडिल क्लास की बड़ी संख्या में रहता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, स्टार्टअप्स हो, कोई भी क्षेत्र लीजिए, टियर 2 और टियर 3 शहरों का टैलेंट आज निखर कर सामने आ रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर भी शहरीकरण के, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के बहुत बड़े पक्षधर थे। बीते 7 सालों में देश के शहरों को आधुनिक बनाने पर जो जोर हमने दिया है, उसको इस बजट में नया आयाम दिया गया है। इसमें टाउन प्लानिंग, और जिसकी बहुत बड़ी सराहना हो रही है इन दिनों, टाउन प्लानिंग को री इमेजिन किया गया है और पुराने पड़े अर्बन बायलॉज में सुधार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहरों के प्रदूषण के प्रति भी सरकार की संवेदनशीलता बजट में रिफ्लेक्ट होती है। इसके लिए शहरों में स्वच्छ और सुविधाजनक मास ट्रांजिट सिस्टम को सपोर्ट करने पर बल दिया गया है। क्लीन टेक, स्पेशल मोबिलिटी जोन्स और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी ग्रीन ट्रांसपोर्ट को गति देगा। नेक्स्ट जनरेशन अर्बन प्लानर्स के लिए, उसके निर्माण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बेहतर घर, बेहतर रोड, बेहतर मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बेहतर स्कूल, शहरों में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा। साथियों, ये बजट ना सिर्फ ग्रीन ग्रोथ सुनिश्चित करेगा, बल्कि ये ग्रीन जॉब को भी जनरेट करेगा और एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र ग्रीन जॉब्स के लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए इस बजट को भी कई लोगों ने ग्रीन बजट कहा है। देश में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स देश में ही तैयार करने के लिए पीएलआई स्कीम में 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की गई है। थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास पैलेट्स का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को तो कम करेगा ही, लेकिन इसमें हमारे किसान को, हमारे पशुपालक को अतिरिक्त आय भी होगी और इससे पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आएगी। साथियों, देश के नागरिकों पर भरोसा हमारी सरकार की बहुत बड़ी खूबी है। ये भरोसा हमारी नीतियों में भी साफ दिखता है और बजट में भी साफ दिख रहा है। अब अगर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई गलती हो जाती है, कोई कंप्यूटर एरर हो जाता है, प्रिंटिंग एरर हो जाता है, तो वो 2 साल के भीतर भी सरकार में जाकर के कह सकता है कि मेरी ये गलती हो गई थी, मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, तो बिना लाग लगे के वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह पहले अगर आपको अपनी कंपनी बंद करनी होती थी, हमारे देश में कंपनी बंद करने में भी मेहनत होती है, 2-2, 4-4 साल लग जाते थे।
हमने तय किया अगर कोई अपना कारोबार बंद करना चाहता है तो वो 2 साल से समय घटाकर के 6 महीने के भीतर भीतर कर दिया गया है। सरमार्ग में जहां जहां भी परमिशन लेनी हो 6 महीने के भीतर कर देनी होगी। इस महामारी के समय भी हमारी सरकार ने छोटे उद्यमियों की लोन की गारंटी खुद ली। यह भी हमारे भरोसे को दिखाता है। हमें भरोसा था भारत के छोटे मोटे हमारे उद्योगकार व्यापारियों पर, और इसलिए सरकार ने गारंटी ली। अब इस बजट में इस योजना को, क्योंकि हमारे व्यापारियों ने, हमारे उद्योगकारों ने सकारात्मक रिस्पॉन्स दिया और इसके कारण उसका सही अनुभव देखते हुए उसको और मजबूत किया गया है और उसको विस्तार भी दिया गया है। इन 7 सालों में हमने 25,000 गैर जरूरी, ये समझने जैसा है, 25,000 गैर जरूरी कंप्लायंसेस को खत्म किया है। यानी आए दिन ये जानकारी लाओ, ये फॉर्म भरो, फलाना नाम लाओ, डिग्ना सर्टिफिकेट लाओ, हर बार सरकार लोगों से मांगती रहती थी। 25,000 हमने निकाले हैं और मैंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वे भी खोजें, बिना कारण जनता को कहां कहां तकलीफ हो रही है, हटाओ इन चीजों को। इतना ही नहीं, भारत की संसद में करीब करीब 1500 गैर जरूरी और पुराने कानूनों को भी खत्म कर दिया गया है। इसी भरोसे की बुनियाद पर सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 अभियान भी शुरू करने जा रही है। साथियों, हम सभी ने बीते 2 सालों में 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का बहुत बहादुरी के साथ सामना किया है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी जो 110 लाख करोड़ से भी कम थी, वो आज 230 लाख करोड़ के आसपास ले आए हैं। हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, दिशा सही है और गति तेज है। एक भारतीय होने के नाते, भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें इस बात का गर्व है कि हमने जनता जनार्दन की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। देश की जनता हमारे ईमानदार प्रयासों को समझती है। सच्चे हृदय से जिस सेवा भाव में हम जुटे हैं, उसको भी देश समझता है। अभी हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, बजट के बारे में भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें और बजट का लाभ नीचे तक पहुंचे, उसमें भी स्थान स्थान पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। मुझे जैसे देश की जनता पर भरोसा है, वैसे ही आप सब कार्यकर्ताओं पर भी भरपूर भरोसा है। सालों से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करके आया हूं, आपके बीच रह करके बड़ा हुआ हूं। मैं आपके सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं, आपके उत्साह उमंग को भली भांति जानता हूं। मुसीबतों के बीच भी सेवा करना के आपके भाव को मैं भली भांति आदरपूर्वक देखता रहता हूं और इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रगति की हमारी जो कोशिश है, विकास की नई ऊंचाइयों को पाने का जो हमारा प्रयास है, उसमें सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इस सबके प्रयास के लिए आप एक कैटलिक एजेंट बनकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ये पूरे विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।